सो हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं कंप्लीट सॉफ्ट स्किल इन जस्ट 1 आवर। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लूँ। सो शुरू कर देते हैं यूनिट 1 से। तो पहला टॉपिक है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? वो लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि हम किसी वर्ड के आगे जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्डिनरी के आगे जोड़ दिया एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नॉर्मल के आगे जोड़ दिया एब, तो एब नॉर्मल। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। ऐसे सफिक्स सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो कि हम किसी वर्ड के पीछे जोड़ देते हैं। वो लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर जो कि हम किसी वर्ड के पीछे जोड़ देते हैं, तो एक नया वर्ड क्रिएट हो जाता है। जैसे कि डेमो कैसे के, देखिए ए सी वाई जोड़ दिया तो डेमोक्रेसी बन गया। ठीक है, एक्यूरेसी, लुनेसी, इसी तरीके से। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल सिनोनिम वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक दूसरे का सिमिलर मीनिंग रखते हैं, और एंटोनिम्स एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग। जैसे कि एबोर, एबोर का मतलब क्या होता है? घृणा करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हेट। इसी तरीके से एंटोनिम्स पे आ जाते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम्स में कोई फिक्स नहीं है कि नहीं से आएगा, बट स्टिल एज अ प्रैक्टिस आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स को बोलते हैं, जैसे कि अबोर अभी मैंने बताया घृणा, इसका अपोजिट क्या हुआ? लव। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट द नोट्स। ओके, ये सब आप पढ़ लेना। होमोफोन्स क्या होते हैं? वो वर्ड जो सेम एक दूसरे के जैसे साउंड करते हैं बट उनका मीनिंग अलग होता है, जैसे कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब एडमिट करना, एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूड करना। ऐसे सेंटेंस बना देना। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, आपको सेंटेंस बनाने होंगे, मीनिंग लिखने होंगे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट वन मैंने टिकट कर रखे हैं इसमें, आप देख लीजिए। बेल वगैरह, ठीक है ना, बर्थ बर्थ। ओके, और मैं प्रीवियस ईयर पेपर के पूरी पीडीएफ भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, इसे पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कुछ रैंडम कुछ भी आ जाता है। ऐसा कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही आएगा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पहला इस यूनिट का 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है यही है। होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब हाउ सब्जेक्ट एग्री विद वर्ब्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे हम। तो रूल नंबर 1 यही तो होता है। देखिए, सबसे आसान आसान, जैसे कि 7 मार्क्स में आएगा तो हम 7 रूल्स को याद कर लेंगे अपने टिप्स पर बिल्कुल। तो पहला रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब एंड द प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट एक प्लूरल वर्ब। कैसे? ही सिंगुलर है, वर्ब कैसे आएगी सिंगुलर? ठीक है, वर्ब सिंगुलर आ गया। दे प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आएगी। रूल नंबर 1 क्या? ठीक है ना। नेक्स्ट, वन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है ना, कोई से भी हो वो, चाहे सिंगुलर और प्लूरल हो, अगर एंड से जोड़ा है तो वर्ब प्लूरल ही आएगी। नेक्स्ट, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हमने आइदर और नाइदर और से जोड़ा तो वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर दो प्लूरल सब्जेक्ट को हमने आइदर और नाइदर और इन सब से जोड़ा तो वर्ब प्लूरल आएगी। एग्जांपल देख लो, जॉन सिंगुलर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, काउस एंड ऑक्सन प्लूरल प्लूरल, और यहाँ वर्ब प्लूरल आ गई। तो रूल 3 भी आपका ओके है। तो रूल 4 में क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आइदर और नाइदर और से, तो जो वर्ब होगी वो किसकी आएगी? जो सेकंड सब्जेक्ट है उसकी आएगी, या वो सब्जेक्ट जो वर्ब के पास में है। तो बेसिकली जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं, जॉन और हिज ब्रदर्स गो होम एवरी वीक। ठीक है, तो सेकंड सब्जेक्ट ब्रदर्स है, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है, 4 रूम्स आपके याद हो चुके हैं। और फिफ्थ आप चाहे तो याद कर सकते हैं, मतलब नहीं, क्योंकि आगे 4 जो ईजी हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फिर भी क्योंकि एज अ फिलअप वर्क करके आ सकता है, और ठीक है ना, तो इसे रूल्स को पढ़ लेना चाहिए। 1 2, अगर दो सब्जेक्ट हैं, एज वेल एज, रेदर दैन, मोर दैन, इन सबसे जुड़े हैं, तो जो वर्ब एग्री करेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ करेगी। ठीक, एज जैसे कि ये है, द बॉयज़ प्लूरल है, प्लूरल वर्ब। ऐसे ही इसमें सेम सिमिलर की तरह है। दो सब्जेक्ट हैं, जॉइन है किसके साथ? विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन कंपनी ऑफ। तो जो वर्ब एग्री करेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ करेगी। अगर रूल नंबर 7, सेंटेंस स्टार्ट विद, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है वन ऑफ से, ईच ऑफ से, आइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। ठीक, अगर ये तो आसान ही है। देयर के साथ क्या आएगा? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे। आप ये कहते सब्जेक्ट्स हैं। अगर देखिए यहाँ पे एप्पल्स हैं बहुत सारे, तो प्लूरल, सिंगुलर तो सिंगुलर। ठीक, 9, ईच एंड एवरी, ईच एवरी, आइदर, नाइदर, नॉर, अगर इन सब के साथ क्या है, ये आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा। सर्टेन नाउन, जैसे कि
डियर, चीप, काउंसल, इन सब के साथ क्या आ जाता है सिंगुलर प्लूरल, मतलब डिपेंड करता है देखिए। और डियर इज बेसिक, एक डियर की बात होती है, ठीक है। फ्यू डियर आ रहेगा। चाइनीज बॉय इज, फ्यू चाइनीज बॉयज, ठीक है। अभी देखो ये आसान है, इसको आप याद कर लेना, चार हो गए, पांचवा ये, चार आपने याद कर लेना, अभी पांचवा याद कर लेना। सब्जेक्ट नेम, अगर जिनका सब्जेक्ट नेम एंड हो रहा है आईसीएससी, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो सिमिलर ही आएगी, जैसे कि फिजिक्स इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैथमेटिक्स इज हार्ड टू लर्न। नाउ कि ये देखिए समझ लीजिए, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे बेसिकली। तो एक्सप्रेशन लाइक 5 पाउंड्स, 10 रुपीज, 2 वीक्स, 3 माइल्स, ये सब कैसे वर्ब लेते हैं, देखते सिंगुलर वर्ब। 2 रुपीज इज नॉट अ बिग सम, ऐसे ठीक है ना। अब देखो कलेक्टिव नाउन, जैसे कि वेयर इज माई लगेज, लगेज क्या होता है, सामान होता है, वैसे थोड़ा ना बोलोगे, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी। द लगेज वॉज कैरिड बाय अ बॉय, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं तो साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है। तो फर्नीचर वॉज ओल्ड, दैट इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, ओके। अब ये देखो ये भी याद करने वाला है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस लाइक डजन, थाउजेंड, लैख, मिलियन, इन सब के साथ क्या आता है, प्लूरल ही आता है हमेशा। 2 डजन आर, 2 डजन ऑरेंजेस आर पैक्ड इन दिस बास्केट, ठीक है। अब ये वाला याद कर लेना, ये आसान है। और कोई बुक है, हमें लग रहा है कि जैसे कि देखिए नाइट्स, तो ऐसा लग रहा है बहुत सारी नाइट्स, नो, ये बुक का नाम है तो इसमें सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ठीक है ना। नेम ऑफ द बुक कंटेन सिंगुलर वर्ब, इस तरह से आपको लिखना है पूरा रूल का नाम, जैसे इसमें लिखा हुआ है, अपने आप से बना के लगता है ना। हाँ, तो हाँ देखो, अगर किसी हमें नाउन का अगर प्लूरल एंडिंग है, बट वो जैसे कि न्यूज़ है ना, एंडिंग प्लूरल है, बट वो सिंगुलर में ही काउंट होता है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी, ठीक है ना। तो द न्यूज़ इज टू गुड टू बी, ये वाला याद कर लेना। थिंग्स मेड ऑफ टू इक्वल पार्ट्स आर ऑलवेज प्लूरल, दो थिंग्स जो हैं वो इक्वल पार्ट्स की बनी हुई हैं, जिसके सिसर्स, माई सिसर्स आर ओल्ड, ठीक है ना, तो प्लूरल वर्ब भी आएगी हमेशा। हिज ट्राउजर्स आर टॉर्न, इसी तरीके से। तो 7 है, एक ये है, बता दिए मैंने आपको, इम्पोर्टेंट वन है, आसान है, लास्ट के 4 हैं, फर्स्ट के 4 हैं, कर लेना और बना बना के अच्छे से लिख देना। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। तो ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 7 मार्क्स में आता ही आता है, वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, ये क्या होता है, मतलब कि वो प्रोसेस जिससे हम नए वर्ड्स को फॉर्म करते हैं। तो कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम वर्ड्स को फॉर्म करेंगे। एंड हाँ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली हम वर्ड्स के मेथड पढ़ेंगे, वर्ड्स फॉर्मेशन के मेथड, ठीक है। तो हमेशा एक एक्रोनियम है, याद रखना, सिंपल सा, डैक बैक बीबीसी, यानी कि डी से डेरिवेशन, ए से एब्रीविएशन, सी से कंपाउंडिंग, डी से बैक फॉर्मेशन, एक्रोनियम, क्लिपिंग, बोरोइंग, ब्लेंडिंग और कन्वर्जन, ठीक है ना। ये सारे हैं फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेसेस। 10th कुछ भी नहीं है, सिर्फ 9 होता है। तो अब देखिए, डेरिवेशन सिंपली बेसिकली ये है, इसमें एफिक्सेस को हम ऐड कर देते हैं ताकि एक नया वर्ड फॉर्म हो जाए, जैसे कि अपीयर, अपीयरेंस बोल सकते हैं, डिसअपियर भी बोल सकते हैं। एफिक्सेस मतलब प्रीफिक्स और या फिर सफिक्स, तो हमने प्रीफिक्स ऐड किया फिर सफिक्स ऐड किया, हमने वर्ड को नया फॉर्म कर दिया। इस तरीके से पूरा लिख देना, ये वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है पीडीएफ में, इस तरीके से एग्जाम्पल लिखते रहें। वर्ड फॉर्मेशन, बैक फॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अफिक्सेस को रिमूव कर देते हैं, जैसे हमने ऐड करा इसमें रिमूव कर दिया। इंसर्शन, इंसर्ट, डोनेशन, डोनेट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या होता है, हम एक ग्रामेटिकल फॉर्म को दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि अर्लियर वी यूज्ड टू से सर्च इट ऑन गूगल, बट नाउ वी से गूगल इट। तो हमने क्या करा, गूगल को नाउन की जगह हमने वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इससे एग्जाम्पल है गूगल या टू गूगल, ठीक है ना, गूगल को गूगल में, एक्सेस टू एक्सेस, ओके। कंपाउंडिंग, ये ऐसा वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्लास प्लस रूम, क्लासरूम, नोट प्लस नोट, ठीक। क्लबिंग, ये एक यूनिक वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड को शॉर्टन कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, एड, फोटोग्राफ, फोटो, है ना, ठीक। तो इसके बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, बैक क्लिपिंग, फोर क्लिपिंग, मिडिल क्लिपिंग, कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग। नेक्स्ट इज ब्लैंडिंग, इन विच we used to blend two words together like
ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ब्रांच हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश। अब्रीविएशन, ये अनदर फेमस वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जूनियर, जे आर, मिस्टर, मिस्टर, ठीक है ना, इस तरह से शॉर्ट में करके लिखते हैं। एक्रोनियम, एक्रोनियम में देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया टाइप एक बीबीसी, वो भी एक एक्रोनियम है। हम क्या करते थे, बेसिकली हर वर्ड का इनिशियलिज्म लिया और उसे एक सेपरेट वर्ड क्रिएट कर दिया। जैसे कि एटीएम कहाँ से आया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और वर्ड का इनिशियलिज्म लिया और एक सेपरेट वर्ड क्रिएट कर दिया। तो यही है बस। एग्जाम्पल अपने आप से हीरो करके लिख देना, बना बना के, तो ठीक है ना। बोरिंग, बोरिंग क्या है, ये ऐसा वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड्स को बोरो कर लेते हैं फ्रॉम द अनदर लैंग्वेज। जैसे कि पिज़्ज़ा जो है वो इटालियन का वर्ड है, ठीक है ना, इटालियन वर्ड है, जो कि हम हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं पिज़्ज़ा, है ना। तो बोरो कर लिया हमने। नाइन्थ, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 7 मार्क्स में आता है। एंड हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, किसी में भी हम तीनों को आपस में इंटरचेंज करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपकी डेफिनेशंस वगैरह आएंगी, समझ लीजिए। सिंपल से रूल है, देखो सबसे पहले क्लॉज, क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक। अब देखो सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द बॉयज प्ले फुटबॉल, ऐसी है। ऑल्दो ही इज रिच ही इज ऑनेस्ट, तो एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंड कर रही है इस पे। ऐसे कॉम्प्लेक्स में, इसमें हम क्या कर देते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, रीड और यू विल फेल, तो उसको हम कंजक्शन से ऐड कर देते हैं, ठीक है। रूल्स, ये बेसिकली आपके जैसे कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ जाएगा 7 मार्क्स में। तो रूल 7 है, 7 रूल हैं, आपको याद करने हैं। मोस्टली बच्चे से छोड़ के जाते हैं, बट एक सेपरेट टेबल बनाओ, उसमें सारे रूल्स लिखो, सारे रूल्स को याद कर लो, बस रूल्स का सारा खेल है, ठीक है ना। जैसे कि टू, सो दैट, एंड ऑल, सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में। वी रीड टू लर्न, वी रीड सो दैट वी कैन लर्न, एंड वी रीड एंड वी लर्न, ठीक है ना। देखो पढ़ सकते हो, सिंपल। और ये एक्सरसाइज भी है आपके लिए, अच्छे से बढ़िया से पढ़ लेना है। नंबर 2 वही है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, टू, ऑल्दो, बट, ठीक है ना। डिस्पाइट बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट, टू ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो कुछ है नहीं इसमें, बस मैं पढ़ पढ़ के ही सुना रही हूँ, रूल्स को याद कर लेना। वर्ब प्लस बीइंग, आईएनजी, बीइंग पनिश्ड ही वेप्ट, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे करेंगे, सिंस, एज ही वाज पनिश्ड ही वेप्ट, कंपाउंड में, एंड सो ही वाज पनिश्ड एंड सो ही वेप्ट। इसी तरीके से ये वाला रूल, ये तो आसानी है। ही इज टू वीक टू वॉक, ये तो पढ़ा है ना, कॉम्प्लेक्स में करके नेगेटिव में आ जाता है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कंपाउंड में वेरी, एंड ही इज वेरी वीक एंड ही कैन नॉट। ये सिंपल सा रूल है, टेबल बनाओ, टेबल को याद कर लो, रट लो उसे पूरा, बस हो जाएगा ये। इसी तरह से रूल नंबर 5 है, विदाउट इफ इन केस और, ठीक है। 6 एट द टाइम व्हेन, एंड, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पर, रूल्स का है, याद कर लेना, ओके। तो हम आ जाते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 पे क्या है, लिसनिंग एंड द स्पीकिंग स्किल्स। लिसनिंग होता क्या है, सबसे पहले हियरिंग क्या होता है, हियरिंग सुनना, ठीक है। लिसनिंग और हियरिंग में क्या फ़र्क है, हियरिंग मतलब केवल सुनना, लिसनिंग मतलब सुनना साथ में समझना। लिसनिंग इज डिफाइंड एज, लिसनिंग इज डिफाइंड एज हियरिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज कॉम्प्रीहेंडिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये फर्स्ट 4 लैंग्वेज स्किल्स का पहला पार्ट होता है। सबसे पहले हम सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर रीड करेंगे, फिर राइट करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बेसिकली लिसनिंग, इसमें लिसनिंग वुड डिस्क्राइब अ पर्सन एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज हियरिंग। तो ठीक है ना, वही सब है कि ये कई लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि लिसनिंग करना इतना भी आसान नहीं है। कई लोग अपने थॉट्स में खो जाते हैं जब वो सुन रहे होते हैं। हर कोई एक्टिव लिसनर नहीं बन पाता है, क्योंकि इतना ईज़ी पार्ट नहीं होता, पूरा फ़ोकस, अटेंशन सब कुछ चाहिए होता है। तो एक्टिव लिसनिंग क्या है? यू लिसन क्लोज़ली टू कंटेंट एंड इंटेंट। तुम कंटेंट सुनते हो, सामने वाले का कंटेंट क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। यू ट्राई टू ब्लॉक बैरियर्स। जब तुम सुनते हो तुम बैरियर्स को, आसपास के बैरियर्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हो, पूरे फुल अटेंशन के साथ सुनते हो। यू आर नॉन जजमेंटल, तुम जज नहीं करते हो, तो एम्पैथेटिक होते हो।
ठीक है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव लिसनिंग। और हाँ, डेफिनेशन आएगी तो ये लिख देना बस, यहाँ से लेके यहाँ तक। और अब मैं उसे बना के लिख दूँ तो भी चलेगा। एक्टिव लिसनिंग जब तुम पूरी मतलब आई कांटेक्ट बना के करते हो, जजमेंटल नहीं होते हो, एम्पैथेटिक होते हो, ठीक। और मतलब यही है कि फुल बॉडी के साथ सुनते हो। और बहुत सारे पार्ट होते हैं इसमें, अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन आर्ट ऑफ लिसनिंग। द आर्ट ऑफ लिसनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट हियरिंग बट द स्पीकर सेज इन द कन्वर्जेशन, बट रिस्पॉन्डिंग, उसको रिस्पॉन्ड भी करना। हाँ, जब तुम सुन रहे हो, अगर तुम सही क्वेश्चन पूछे हो, है ना, तो इट शोज दैट यू आर जनरली लिसनिंग। तुम सही में सुन रहे हो अगर तुम सही क्वेश्चन पूछ पा रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली अब देखो आगे, ये अच्छा वो है। 8 एसेंशियल क्वालिटीज, ये आता है क्वेश्चन 7 मार्क्स में। क्वालिटीज बता दो एक एक्सलेंट लिसनर की, ठीक है। तो सिर्फ पॉइंट पॉइंट याद कर लो, भर भर के बना के लिखना, ठीक है ना। तो एम्पथी, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पथी। एम्पथी क्या होता है? एम्पथी यानी कि पिटी, ठीक है। दिस इज समथिंग जो कि सिंपैथी से थोड़ा सा अप लेवल का होता है। सिंपैथी क्या होता है? आई एम फीलिंग बैड फॉर हर, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है ना, मैं उसके लिए बुरा फील कर रही हूँ। और एक होता है मैं उसके साथ मतलब बिल्कुल दिल से उसके लिए बुरा फील कर रही हूँ, तो वो एम्पैथी होता है। अब इसको डेफिनेशन है इसकी मतलब पढ़ लिखने का। पुटिंग योरसेल्फ इन अदर पर्सन्स शूज इज अ की पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव। ये सच बात है, ये चीज़ यही नहीं, लाइफ में भी होनी चाहिए एम्पैथी। आप लोगों को यू एटीट्यूड रखना चाहिए, तभी आप लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे इन अ वर्क प्लेस एज वेल एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और देखो ना, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड योर कोलीग क्लाइंट इज कमिंग फ्रॉम, इट विल बी ईजियर फॉर यू, तुम्हारे लिए आसान होगा सोल्यूशन फाइंड करना, ठीक है ना। तो सेकंड क्वालिटी इज अटेंशन। जब तुम पूरा अटेंशन देकर के किसी लिसनर को सुन रहे हो, मतलब स्पीकर को सुन रहे हो, तो तुम क्या करते हो? um, देखो, कई लोग इट इज़ ऑल्सो हेल्प यू टू फोकस, बट दे आर सेइंग नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, अपने थॉट्स में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पूरा फोकस होकर सुनना है, फुली इंगेज होकर सुनना है, ठीक है ना। और इट इज़ ईजी टू लॉस ट्रैक ऑफ टाइम, जब सुनते हो तो टाइम का पता नहीं चलता है ना। हाउएवर इफ़ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, तुम अपने फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो, आसपास के एनवायरनमेंट से भी, बट ऐसे नहीं करना, पूरा फुल फोकस अटेंशन के साथ चलना है। तो ओपन माइंडनेस, ओपन माइंडनेस इज द क्वालिटी, मतलब कि जो लिसनर होता है, अच्छा लिसनर होता है, वो नहीं करता है, मतलब कि जेंडर बाइसेस नहीं करता है, वेदर गर्ल और बॉय स्पीकिंग। तो वो फुल अटेंशन के साथ, फुल आई कॉन्टेक्ट के साथ, ठीक है ना। बट आई कॉन्टेक्ट की भी एक लिमिट होती है। मोर देन 3 सेकेंड इज कंसिडर एज अ क्राइम, ओके। तो वो समझता है, वो एम्पैथी रखता है, ओपन माइंडेड होता है गुड लिसनर। आस्किंग द राइट क्वेश्चन, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। इफ़ यू आर एबल टू आस्क, इफ़ यू आर एबल टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो तुम इसे इट शोज दैट यू आर जनरली यू आर एक्टिवली लिसनिंग, ठीक है। बट इसका भी एक टाइम होता है, ये नहीं कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हो तो डिस्टर्ब करो। तुम बाद में पूछो, थोड़ा सा ब्रेक या पॉज ले वो जब पूछो, ये नहीं कि वो सब बोलते बोलते जो भाई पहले मैं पूछूंगा, ऐसा नहीं है। तो कंपेशन, कंपेशन मीन्स वही सिंपथी, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी सिंपथी होनी चाहिए भाई, जो बोल रहा है उसके सामने थोड़ा सा सिंपथी रखो, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन जजमेंटल, सामने वाले को जज नहीं करना है, थोड़ा सा यू एटीट्यूड रखना है। सोचो कि तुम उसकी जगह बोल रहे थे तो तुम्हें कैसा लगता, तो दैट इज क्वालिटी। रिफ्लेक्शन मीन्स रिप्लाई देना, मतलब कि बोलना, उनके वर्ड्स को रिपीट करना, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि बोथ पार्टीज ऑन द सेम पेज। एंड अवेयरनेस ऑफ द वर्बल एंड द नॉन वर्बल मैसेज, मतलब कि उसे जो लिसनर होता है, अच्छा लिसनर होता है, उसके पास वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस की भी अच्छे से अवेयरनेस होती है, जैसे कि कब कैसे करना है, कब स्माइल करना है, कब आई कॉन्टेक्ट करना है, कब नॉडिंग करनी है हेड से, है ना, कब सर हिलाना है। तो उससे पता चलता है फुल बॉडी में लोग कैसे अपने आप को संभालता है, कैसे फुल बॉडी के साथ सुनता है वो। तो यही थे 8 पॉइंट, बेसिकली पॉइंट्स याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब ये यहाँ से ये वाला ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द क्वालिटीज, ऐसे ही आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ट्रेट्स ऑफ अ गुड लिसनर? दे मेक आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट भाई ज़रूरी है, और तुम आई कॉन्टैक्ट बना के नहीं कर रहे हो तो मतलब कुछ भी नहीं है। ये ऐसे नहीं, मतलब ये चीज़ हर चीज़ में ज़रूरी होती है, हर जगह। अगर देखो एग्जाम्पल, मैंने एक वीडियो देखी थी सुष्मिता सेन, उसमें तो वो मतलब एक अपने सर्वेंट से पानी मंगवाती है, तो
जब हम मंगवाती है तो ज़रूरी है कि आई कांटेक्ट के साथ तब बोले। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे ना, इवन योर सर्वेंट, तो एक बैड आपकी इमेज बन जाती है कि आप लोगों को रिस्पेक्ट करने नहीं आती है। ठीक है ना? तो ये एक अच्छी चीज़ है, आई कांटेक्ट बना के बात करनी चाहिए। ठीक है ना? एसेंशियल फॉर गुड कम्युनिकेशन। ठीक है ना? तो दे डोंट इंटरप्ट। जैसे कि कोई स्पीकर बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट नहीं करना है। क्वेश्चंस हैं तो लास्ट में पूछो, पॉज है ले जब पूछो, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना। दे आस्क क्वेश्चन, इसमें तो बना बना के लिख सकते हैं ना। दे आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दे आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चंस भी तुम्हारे जेन्युइन होने चाहिए, मीनिंग के कुछ भी मतलब सामने वाले को लगना नहीं चाहिए, उसको कम फील नहीं होना चाहिए। दे पे अटेंशन, वो जो एक गुड लिसनर होता है वो अपना पूरा 100% अटेंशन लगाता है ताकि मतलब कि उसकी एक अच्छी इमेज आए और मतलब वो अच्छे से सुन पाए। पूरा अटेंशन मतलब जो आसपास के इन्वायरमेंट से डिस्ट्रैक्शंस हैं या नॉइजेस हैं, ये सब चीज़ें बंद करता है, अपना फ़ोन साइलेंट पे रखता है। और ठीक है ना? ओके, दे डोंट जज, वो जज नहीं करते हैं। यू एटीट्यूड हमेशा रखना है। दे रिपीट बैक बट दे हियर, जो होता है जैसे कि किसी ने बोला तो साथ साथ लास्ट का वर्ड या कुछ रिपीट कर दिया तो उससे पता चलता है तुम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो। ठीक है ना? दे क्लैरिफाई, कुछ डाउट होता है तो पूछ लेते हैं। दे गिव देयर अनडिवाइडेड अटेंशन, वही चीज़ है, अटेंशन को डिवाइड करके नहीं देते हैं पूरा तरीके से। दे लिसन विद देयर होल बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सिर्फ खानों से नहीं, पूरी बॉडी के साथ है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, वो उनका सिटिंग पोस्चर, उनका बिहेवियर, उनका आई कांटेक्ट, उनका आस्किंग क्वेश्चन पूछने का तरीका, मतलब हर चीज़ पूरी बॉडी के साथ चलना। दे शो दे आर इंटरेस्टेड, वही चीज़ है। तो मतलब 7 है, 7 नंबर में आएगा तो 7 क्वालिटीज़ लिख देना कोई सी भी, चाहे इसमें से लिखना, चाहे सबसे ऊपर जो पड़ा था इससे पहले ये वाला यहाँ से, इसमें से लिख देना। ठीक है ना? 7 आएँगे। 7 मार्क्स में 7 इनफ है, और बना बना के अपनी लैंग्वेज, अपना एक्सपीरियंस जो भी है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में, बट स्टिल थोड़ा बहुत चलता है बना बना के लिखना। स्पेशली है कि प्रेजेंटेशन मैटर्स, कोई नहीं पढ़ेगा तो क्या लिखा है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ लिसनिंग? तो लिसनिंग के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स क्या क्या होते हैं? अटेंटिव लिसनिंग, रिस्पॉन्सिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग, जो कि मैं बता ही चुकी हूँ। अटेंटिव मतलब पूरी अटेंशन के साथ नॉइज़ को रिड्यूस करके हर तरीके से पूरी फुल बॉडी के साथ सुनना अटेंशन के साथ। रिस्पॉन्सिव लिसनिंग मतलब कि रिस्पॉन्स करते ही सुनना, जैसे कि रिस्पॉन्स के साथ स्माइल करते हुए, ठीक है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, हेड को नॉड करते हुए, इस तरह से नोट्स बनाते हुए अपना, तो उससे पता चलता है कि हाँ तुम सुन रहे सही है, रिस्पॉन्सिव लिसनिंग कर रहे हो। अब एक्टिव लिसनिंग वही है, कंटेंट एज वेल एज इंटेंट, भी जो डेफिनेशन बताई थी मैंने, तो वही है। ये सारी क्वालिटीज़ जो मैंने बताई ये सारी एक्टिव लिसनर की ही है। दे मेक आई कॉन्टैक्ट, दे पुट 100% अटेंशन, दे आर नॉन जजमेंटल, दे शोज एम्पैथी, दे आर ओपन माइंडेड, दे आर दे आस्क द राइट क्वेश्चन, ये सब। ठीक है, ये है लिसनिंग प्रोसेस का मतलब प्रोसेस क्या होता है लिसनिंग में। सबसे पहले एक्रोनिम याद करो, एक्सेप्ट, HFCRR, हियरिंग, फिल्टरिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग, रिमेंबरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। सबसे पहले हम सुनेंगे, फिर हम फ़िल्टर करेंगे, फिर हम कॉम्प्रिहेंड यानी कि समझेंगे, फिर हम उसे याद रखेंगे, फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। यही होता है पूरा प्रोसेस जो कि हम हियरिंग में करते हैं, लिसनिंग में। ठीक है ना? तो उसमें बना बना के लिखना, ज़्यादा कुछ है नहीं है। ओके, ये मॉडर्न क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में आता है। टेक्निक्स क्या है जब तुम लिसनिंग, मतलब क्या रोल है नोट टेकिंग का ड्यूरिंग लिसनिंग? इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपने क्लास में लेक्चर्स ले रहे होते हैं तो ज़रूरी होता है कि नोट्स बना लें ताकि हम याद कर पाएँ, समझ पाएँ, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। अब उसका तरीका क्या होता है नोट्स बनाने का? सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखो, पूरे सेंटेंस मत लिखो, राइट फ्रेजेस नॉट फुल सेंटेंस, ठीक है ना? और टेक नोट्स इन योर नोट्स, अपनी लैंग्वेज में लिखो। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, नंबर्स, लिस्ट जैसे बना के लिखना है अच्छे तरीके से वैसे। अपने नोट्स को कोड करो, कलर मार्क्स जैसे तुम्हें लगता है कि जिस तरह से होना चाहिए, सिंबल्स, कलर्स, ये सब चीज़ें यूज़ करना चाहिए। हाइलाइट्स यूज़ हाइलाइटर करना चाहिए, ठीक है ना? सर्कल, अंडरलाइन, स्टार, जो भी तरीके से मतलब समझ में आना चाहिए, नोट्स लगने चाहिए। अब सिंबल्स का यूज़ वगैरह करना चाहिए साथ में, इसलिए यहाँ ये कुछ। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिसनिंग।
ये इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में आता है। तो इस यूनिट से बहुत सारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि आते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग वही है, वही डेफिनेशन आ गई देखिए। यू लिसन क्लोजली टू कंटेंट एंड इंटेंट, यू ट्राई टू ब्लॉक बैरियर, यू आर नॉट जजमेंटल एंड एम्पैथेटिक। इनएक्टिव लिसनिंग जिसमें हम वही चीज़ जो एक्टिव नहीं है वो इनएक्टिव है। एक कान से जैसे होता है ना पुराने समय की कहावत, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, इन वन ईयर एंड अदर ईयर आउट। सेलेक्टिव लिसनिंग जैसे कि सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें सुनी, सारी चीज़ें नहीं सुनी। अब जैसे कि एक बच्चा है क्लास में बैठा है पीछे और सुन रहा है, वो अपना लिख भी रहा है, तो वो चीज़ काम काम की चीज़ें सुनना है और अपना सिलेक्टिव लिसनिंग करते हुए अपना काम भी कर रहा है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग जवाब देते हुए लिसनिंग करना। क्रिटिकल बिल्कुल अपनी इवेल्युएशन करते हुए अच्छे तरीके से। Critical listener, where listener have to evaluate the message, where the listener gains satisfaction from the listening to a certain type of music, ठीक है ना। discriminative listening ये होती है बेसिकली बेबीज में, जो कि एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। इफ़ यू टू स्माइल, तुम स्माइल करके बोलोगे तो उसे लगेगा कि हाँ तुम अच्छे उसमें मूड में बोल रहे हो, और तुम गुस्से में बोलोगे तो वो रो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग ये वो बेसिक लैंग्वेज लिसनिंग्स के जो कि हम बचपन से अर्ली चाइल्डहुड से ही हम सीखते हैं। इन्फॉर्मेटिव जब कोई लिसनिंग हम कर रहे होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, उसे इन्फॉर्मेशन लिसनिंग। ऐसी सिंपैथेटिक लिसनिंग। तो इतने बेसिकली 7 हैं, तो 7 लिख देना। 7 मार्क्स अगर पूरा एक सिंगल क्वेश्चन है या वैसे मिक्स करके आता है, एक क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके, ठीक है ना। एम्पैथेटिक लिसनिंग। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन इज डिफाइंड एज स्पीकिंग ऑल द साउंड डिस्टिंक्टली एंड दैट इज जनरली एक्सेप्टेड। जैसे कि जेस्चर, गेस्चर नहीं होता है, जेस्चर होता है, ठीक है। ऐसी प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। अब देखो, द एक्ट ऑफ रिजल्टिंग साउंड्स को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आर्टिकुलेशन, हम इंटोनेशन में कैसे बोलते हैं किसी, ठीक है ना। इंटोनेशन मतलब राइजिंग इन द फॉलोइंग ऑफ वॉइस। तो टू प्रोनाउंस वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वी पुश एयर फ्रॉम लंग्स थ्रू थ्रोट, वोकल कॉर्ड, माउथ, ये सब करके हम पूरी वॉइस को प्रोनाउंस करते हैं। इसका बेसिकली 4 एस्पेक्ट होते हैं, 4 तरीके होते हैं। वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस, लिंकिंग एंड इंटोनेशन। वर्ड स्ट्रेस मतलब कि किस वर्ड पे स्ट्रेस देना है, ठीक है। सिलेबल्स पे, सिलेबस मतलब कि वर्ब का एक पूरा पार्ट होता है, जैसे कि सेंटेंस कितने सिलेबल हैं, सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है ना। लिंकिंग, लिंक आईएनजी, 2 सिलेबल है बस। तो सेंटेंस स्ट्रेस मतलब किसी 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 वर्ड पे एम्फेसिस देना है हमें। लिंकिंग तो किन किन वर्ड्स को जॉइन कर देना है, जैसे कि द फर्स्ट थिंग दैट कम टू माई माइंड, तो मैंने क्या कर दिया, कम टू माई माइंड, टू माई माइंड मैंने जॉइन कर दिया। द फर्स्ट थिंग दैट कम टू माई माइंड, तो मतलब एक प्रोनाउंसिएशन क्रिएट हो गया, मतलब एक फ्लो क्रिएट हो गया, एक इंटोनेशन अच्छी आ रही है ना। इंटोनेशन क्या, राइजिंग इन द फॉलोइंग ऑफ वॉइस, जैसे कि वी यूज्ड टू से इन द चाइल्डहुड गुड मॉर्निंग, ऐसे चाइल्डहुड में तो गुड मॉर्निंग ऐसे कुछ होता है थोड़ा, तो ऐसे नहीं होगा। इंटोनेशन मतलब rising in the falling of voice. Okay, I'm wasting my time, I think. Okay, the ये इम्पोर्टेंट है। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन मतलब सबसे पहले अपने आप को सुनो, ठीक है। पॉइंट साथ बोला बस। लिसन टू योर सेल्फ, स्लो डाउन, थोड़ा धीरे बोलो। वॉच योर सेल्फ, अपने आप को वीडियो बनाओ, वीडियो शूट करो, तब देखो कैसे बोल रहे हो, ठीक है ना। एक्सपर्ट्स को कॉपी करो, बेसिकली ये मैं चीज़ करती हूँ। तो टेड टॉक्स वगैरह ये सब जो होते हैं, जो स्टॉक्स ये सब सुना करो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इंग्लिश चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई नहीं जो करता हो। ठीक है ना, चलो फाइंड अ लैंग्वेज बडी, अपना ढूंढो कोई लैंग्वेज बडी जिसके साथ तुम प्रैक्टिस कर सको। पे अटेंशन टू द इंटोनेशन एंड द स्ट्रेस, इंटोनेशन पे स्ट्रेस पे फोकस करो। गाना सुनो, पोएम, पोएम बोलो, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। तो हम कितना यूनिट 3 पर हम आ चुके हैं। एंड हाउ मच टाइम वी हैव कवर्ड, ठीक है। तो यूनिट 3 में बेसिकली कुछ भी नहीं है। रीडिंग स्किल्स क्या होता है, रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कंप्रहेंशन इज द एबिलिटी टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, ठीक है ना। पढ़ना, उसका मीनिंग समझना, यही सब होता है। इसमें बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस स्किमिंग, स्कैनिंग, एंड फिर होता है, एक सेकेंड क्या होता था,
चर्निंग, हाँ, चर्निंग एंड एसिमिलेशन। देखो स्किमिंग में क्या है, डिफरेंस आता है 7 मार्क्स में, स्किमिंग एंड स्कैमिंग में डिफरेंस बता दो, तो नोट करते चलो क्या है दोनों में, स्किमिंग और स्कैनिंग। ओके, तो देखो स्किमिंग और स्कैनिंग में सबसे पहला, दोनों दोनों में रैपिड आई मूवमेंट करना होता है, ठीक, एंड दोनों बहुत ही फास्ट प्रोसेस होते हैं। दोनों में तुम्हें क्या करना होता है, अ, देखो स्किमिंग में क्या करते हैं हम, जनरल ओवरव्यू लेते हैं मटेरियल का, स्कैनिंग में हम क्या करते हैं स्पेसिफिक फैक्ट्स को पढ़ते हैं। अब स्किमिंग मतलब कि हमने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे की वर्ड्स उन पर फोकस किया। एंड द स्कैनिंग में हम पूरा स्कैन करते हैं, जैसे कि हम एक स्पेसिफिक फैक्ट्स को सर्च कर रहे हैं, जैसे कि आई एम सर्चिंग फॉर अ न्यूमेरिकल डिजिट लाइक 1926, ठीक है ना, तो मैं पूरा उसको स्कैन करूँगी, तो मैं स्पेसिफिक फैक्ट को ले रही हूँ। एंड स्किमिंग में पूरे पैराग्राफ का जनरल ऊपर भी ले रही हूँ, हेडिंग्स और ये सब पढ़ के, तो यही होता है। तो स्किमिंग मतलब लाइक स्नॉर्कलिंग, एंड स्कैनिंग मीन्स पोल डाइविंग, ठीक है ना, तो यही है। एंड स्किमिंग इज नॉट कंसिडर एज अ गुड मैथड, बिकॉज तुम इसमें इंफॉर्मेशन को मिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस एक थोड़ा सा मतलब एक ओवरव्यू होना चाहिए, तुम्हें जल्दी जल्दी पढ़ना है, पॉज नहीं लेना है, ये सब चीज़ें हैं, ओवरव्यू, ठीक है। तो ये सब है, बना के लिख देना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने बताया डिफरेंस लिखना है, और जो जो मैंने बताया उसको बना के लिख सकते हो आप। चर्निंग एंड असिमिलेशन, देखिए चर्निंग मीन्स अब तुमने जो पढ़ा उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, आइडियाज़ बनाना है, ठीक है ना। उससे मतलब जो तुमने पढ़ा उसको बार बार पढ़ो, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, जितनी बार तुम पढ़ सकते हो उसमें से एंड प्रोडक्ट निकाल सकते हो। जैसे कि वी यूज टू, हम क्या करते हैं, मिल्क को शेक करते हैं जब तक उसमें से घी ना निकल जाए, बटर ना निकल जाए, तो वही चीज़ है चर्निंग, ठीक है ना। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, ये लास्ट का एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब तुमने पढ़ लिया सब कुछ, तो उसको याद रखो, उस टेक्स्ट को याद रखो ताकि तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सको, ठीक। अब देखो इसमें एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं रीडिंग के, स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, तुम्हें टेक्स्ट का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, तुम्हें पैराग्राफ का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, तुम्हें पंचुएशन, ऑथर का व्यू पॉइंट क्या है, और समराइजिंग, समराइजिंग हमेशा क्या लिखा है इसमें, देखो 1/3 पार्ट में होनी चाहिए, तुम जो एक्चुअल कंटेंट है उसके 1/3 पार्ट की तुम्हारी समराइजिंग होनी चाहिए। प्रिंसिपल रिक्वेस्ट, रिक्विजाइट्स ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट, क्या होता है इसमें, बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या है पैराग्राफ डेवलपमेंट की, यूनिटी होनी चाहिए तुम्हारे पैराग्राफ में, ठीक है ना, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वननेस, तुम्हारे जो आइडिया होना चाहिए पूरे ग्राफ में सेम होना चाहिए, डेविएशंस नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, तो वही चीज़ होती है। कोहेरेंस, तुम्हारा संबद्धता, यानी कि हर जो पैराग्राफ के सेंटेंस है वो आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, ये नहीं कि हो रहा है कि कुछ भी लेकर कुछ भी लिखा है तुमने, ऐसा नहीं। एंड द लॉजिक, तो लॉजिक डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, तुम्हारे पैराग्राफ में कुछ लॉजिक्स होने चाहिए, जैसे कि बिना सेंटेंस में वर्ड्स की अरेंजमेंट गलत है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो इसी तरीके से तुम्हें एक सही लॉजिक के साथ सेंटेंस एज वेल एज पैराग्राफ को बिल्ड करना होगा। एम्फेसिस, तुम्हें वर्ड्स पे एम्फेसिस देना होगा जो कि इंपॉर्टेंट है, तो यही 4 एस्पेक्ट होते हैं। डिफाइन टॉपिक सेंटेंस क्या जाता है 2 नंबर में, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया रखता है, मतलब तुमने उसे पढ़ा तो हमें पता चलेगा कि पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, जैसे तुम कहीं भी ऐड कर सकते हो अपने पैराग्राफ में, स्टार्टिंग में, मिडल में, एंड में पढ़ेंगे, इसके मेथड्स होते हैं बहुत सारे। अब देखो इंडक्टिव मेथड आता है 7 मार्क्स में, एक वाला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या आता है, जो ऑथर होता है मूव फ्रॉम द पर्टिकुलर मेथड, पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू द जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें ऑथर जो होता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स, इलस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से करता है कि वो कंक्लूजन पे पहुंचता है। इसमें जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो हम एंड में रखते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड होता है जो कि साइंटिस्ट पहले से मतलब बहुत तरह से यूज़ करते हैं, रिसर्च बेस्ड मेथड है ये, जैसे राम डाइज, मोहन डाइज, दे ऑल आर ह्यूमन, हैंस वी कैन से मैन इज मोर्टल, ठीक है ना, टॉपिक सेंटेंस है ये, द मैन इज मोर्टल। इसी तरीके से डिडक्टिव मेथड तो उसी का अपोजिट है, जैसे कि इसमें क्या करता है, ऑथर मूव फ्रॉम द जनरल स्टेटमेंट टू द पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इसमें टॉपिक सेंटेंस स्टार्टिंग में लेते हैं हम, ये एक सब्जेक्टिव मेथड है, ठीक है। तो जैसे कि द मैन इज मोर्टल सिंस राम एंड मोहन आर मैन देयर मोर्टल। क्रोनोलॉजिकल, इसमें ये होता है कि नेचुरल ऑर्डर ऑफ द नरेशन, मतलब कि वन इवेंट लीड्स टू अनदर, एक अरेंजमेंट में, एक टाइम ऑर्डर में, जैसे अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वॉर,
तो मैं उसके बारे में लिख रही हूँ, तो मैं एक सीक्वेंस में लिखूंगी ना, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, ठीक है ना, टाइम के अकॉर्डिंग। जो पहला हुआ उसको पहले लिखो, जो बाद में उसको बाद में लिखो। इसमें टॉपिक, हाँ, यहाँ तक तो था कि टॉपिक सेंटेंस पहले और लास्ट में था और इसमें पहले था। यहाँ से तुम कहीं भी लिख सकते हो, थर्ड वाले मेथड से टॉपिक सेंटेंस को तुम कहीं भी रख सकते हो, मिडल में, बिगनिंग में, एंड में, ठीक है। स्पेस ऑर्डर, जब मैं किसी जगह की बात कर रही हूँ, पैराग्राफ लिख रही हूँ, तो वो स्पेस ऑर्डर होता है। ये एक मेथड होता है पैराग्राफ लिखने का, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस को कहीं भी रखो। इसी तरीके से लीनियर मतलब एक के बाद एक। मैं अपना डेली रूटीन में बता रही हूँ, तो मैं एक के बाद एक लीनियर मेथड में बताऊंगी। ईच सेंटेंस लीड्स टू द नेक्स्ट वन इन अ पैराग्राफ, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप सेंटेंस कंसिस्टेंट होने चाहिए। बट अब एक सेंटेंस को आप कहीं भी रखें। क्वेश्चन आंसर मेथड, इसमें क्या करता है, राइटर जो होता है क्वेश्चन से शुरू करता है, क्वेश्चन को फिर वो आंसर भी देता है, और टॉपिक सेंटेंस कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ बस यहाँ तक लिख देना, हाँ ये 6 तक। और 7 मार्क्स में तो देख लेना, इन दोनों जरूरी लिखना है। तो इंटरप्टिंग मेथड है एक्सपोजर। एक्सपोजिशन में क्या करते हैं हम, एक्सपोजिशन में हम एक्सपोज करते हैं, ठीक है। इंटरप्ट में मतलब डेविएशन, अगर स्टोरी चल रही है थोड़ी सी सैड, तो उसको फनी बना दिया, ठीक है, हॉरर बना दिया, इस तरीके से। ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। क्लॉज जब मैं बताती हूँ, सब्जेक्ट एंड वर्ब बता चुकी हूँ, ठीक है। बिजनेस लेटर, बिजनेस मतलब देखिए, लेटर राइटिंग इज एन आर्ट ऑफ कन्वेइंग द रिक्वायर्ड मैसेज। इन अदर वर्ड्स, अ लेटर इज सेंट फ्रॉम अ पर्सन टू अनदर पर्सन टू एक्सप्रेस द डिजायर्ड और द नेसेसरी मैसेज। हम पढ़ते हैं बेसिकली, इसमें लेटर्स ही आते हैं आपके बारे में, मतलब 7 मार्क्स में लेटर बनाने को आ जाएगा। किस तरह से, अब देखो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सेल्स, क्रेडिट, ज़्यादा नहीं आते, ये 3 ही आएंगे, सेल्स आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा, एडजस्टमेंट लेटर। हाँ, एक ही है, देखो, बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है ना। 7 C's ऑफ द इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में आता ही आता है, ठीक है। करेक्टनेस याद कर लो, करेक्टनेस, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, कॉर्टेसी। करेक्टनेस, योर मैसेज, योर कम्युनिकेशन, जब तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारा लैंग्वेज सही होनी चाहिए, तुम्हारी ग्रामर सही होनी चाहिए, वर्ड्स में एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है ना। वही चीज़ होती है बिजनेस में, जब तुम बात कर रहे हो तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लैरिटी, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए जब तुम बोल रहे हो, ठीक है ना। और कंसाइजनेस, योर मैसेज शुड बी शॉर्ट, एक्स्ट्रा वर्दी एक्सप्रेशंस को यूज़ नहीं करना है, कंसाइज वे में, जो जितना ज़रूरी है तो बोला। अब कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मतलब, अब मैंने कंसाइज बोला, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट कर दो, कुछ रहे ना उसमें, तुम्हारा मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, शॉर्ट में नहीं, मतलब छोड़ना नहीं है, आधा अधूरा नहीं रहना। कंसिडरेशन मतलब यू एटीट्यूड, ठीक है ना, वही है। एम्पैथी, जो पहले बताया था, हमेशा बिजनेस कम्युनिकेशन में भी यू एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। कॉन्क्रीटनेस, विविड, जो तुम बोलो बात का पक्का होना, मैन ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। कॉर्टेसी, एक गुडविल बना के रखना, ठीक है, गुडविल, जैसे कि यहाँ पे आएगा, अम, वही चीज़ है, कॉर्टेसी बिल्ड्स गुडविल। अच्छे से अपना एक इमेज बना के रखना, अच्छे से बोलना, ठीक है ना, यही चीज़ है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर 7 मार्क्स में आता है, इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ राइटिंग बिजनेस लेटर विल बी मेंटेन इफ वी गिव प्रॉपर अटेंशन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लेटर। अगर हम हर पार्ट को अच्छे से अटेंशन देंगे, तो एक क्वालिटी अच्छी हो जाती है हमारे बिजनेस लेटर की, मेंटेन हो जाती है। देखो पहला, स्टैंडर्ड एड्रेस, सबसे पहले याद करो 7, हाँ एक सेकेंड, कितने होते हैं स्ट्रक्चर के। सबसे पहले स्टैंडर्ड एड्रेस, यानी कि जो हेडिंग भी बोलते हैं, आता ही है 2 नंबर में, हेडिंग बताओ, इसी को बोलते हैं हेडिंग, ठीक है ना। हेडिंग, इसमें क्या होता है, हम नाम लिखते हैं, एड्रेस, कंपनी का नाम लिखा, ठीक है ना, पूरा ऐसे करके एड्रेस लिखा, मोबाइल नंबर, एफएक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल, लोगो, ये सब जो भी चीज़ें हैं तो बना के लिखते हैं ना। डेट, डेट किसी भी फॉर्म हो सकती है, अमेरिकन स्टाइल, इंग्लिश स्टाइल या ऑक्सफोर्ड स्टाइल। मैं प्रेफर करूँगी ऑक्सफोर्ड स्टाइल में लिखो, ठीक है ना। इनसाइड एड्रेस, जिसको तुम एड्रेस भेज रहे हो, मतलब नहीं, हाँ जी, जिसको तुम एड्रेस भेज रहे हो, ठीक है ना, यहाँ तो तुम अपना लिखोगे, आई एम, वही है जिसको तुम एड्रेस लेटर भेज रहे हो, ठीक है, ठीक है सब, जिसको तुम लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखना है, नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, ये सब चीज़ें। अब देखो सब्जेक्ट, इट इज़ अ सेंटेंस, इट इज़ अ स्टेटमेंट इन ब्रीफ। अरे भैया, टॉपिक सेंटेंस की जगह एक वो सिंगल लाइन जो बता देगी पूरे उसमें क्या लिखा है,
पूरे लेटर में क्या लिखा है, ठीक है। इंक्वायरी अबाउट द एलजीटी ये सब। सैल्यूटेशन में क्या है, हेलो, डियर मैम, डियर सर, ये सब चीज़ें हमने प्रेज करा उन्हें, ठीक है ना। बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट में होता है बेसिकली ये। एक्चुअल मैसेज, एक्चुअल कंटेंट इसी के अंदर होता है। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन इस तरीके से लिखना है तुम्हें। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसमें योर ट्रूली, योर सिंसियरली, ये सब चीज़ें लिखते हैं। सिग्नेचर ब्लॉक, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है, ये छोड़ना नहीं है, इसको लिखना है, ठीक है। इसमें तुम अपना सिग्नेचर लिखते हो। एनक्लोजर, जैसे कि अटैचमेंट्स वगैरह, साइन वगैरह, ये सब चीज़ें। सेकंड सेट कर लो, हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस वही है जिसको तुम एड्रेस भेज रहे हो, ठीक। सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर ब्लॉक, सेकंड सेट, ठीक है। सेल्स लेटर नॉट इम्पॉर्टेंट, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, एडा। देखो एक्रोनिम याद करो, AIT, मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। सबसे पहले सेल्स लेटर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अटेंशन खींचो, कैच द रीडर्स एंड अटेंशन, फिर आई से क्रिएट डिजायर इन द रीडर, फिर मोटिवेट द रीडर टू द एक्शन, देन अरोज द रीडर टू द एक्शन। इसे मनाओ लेने के लिए उस प्रोडक्ट को। सबसे पहले उसका अटेंशन लो, उसका डिजायर क्रिएट करो, उसे मोटिवेट करो, फिर उसे देने के लिए मनाना है, ठीक है ना। देन नॉट इम्पॉर्टेंट, हाँ जी, लेटर तो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा आता है। सेल्स लेटर आएगा, कंप्लेंट लेटर आएगा, ठीक है ना, रिक्वेस्ट लेटर, ये सब चीज़ें। सबसे पहले हमने अपना ये सब लिखा, नाम लिखा, एंटरप्राइजेस कंपनी का, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब। डेट लिखी, और फिर अपना वो जिसको भेज रहे हैं उसका लिखा एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, फिर क्या बोलते हैं उसे, salutation, yes, salutation with body man. Have you ever thought how your visitors react when you offer them juice, cold drinks, already in a minute? Fruits and the flavors of all kinds go in hand, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मतलब लिख देना उसके बारे में, और फिर थोड़ा सा मैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और ख़त्म, अपना नाम, सिग्नेचर और इंक्लोजर, बस ये। ऐसे सेल्स लेटर हो गया, इस तरीके से परचेज लेटर, क्रेडिट लेटर, सब है। कंप्लेंट लेटर इसी तरीके से होता है, लिखा के रेफ्रिजरेटर खरीदा वो ख़राब निकला, कृपया करके वापस कर दो, रिफंड दे दो, ठीक है। नोटिस इम्पोर्टेंट है, मतलब नोटिस ऑफ मीटिंग एक इनविटेशन होता है जो कि उनको भेजा जाता है अटेंडिंग्स को, जो कि राइट सभी को भेजा जाता है, जो कि जिनके पास राइट है अटेंड करने का, विद इन अ टाइम, टाइम से पहले भेज दिया जाता है, ठीक है। टाइम, डेट मेंशन सब कुछ होता है इसके अंदर। देखो सैंपल से समझते हैं, लिखने को आता है बेसिकली। सबसे पहले तुमने लिखा अपना नाम, मतलब फॉर्म वगैरह का नाम, एड्रेस वगैरह, यहाँ पे डेट लिखते हैं, ऐसे बॉक्स बना करके लिखते हैं। नोटिस यहाँ सेंटर में लिखा। अभी देखो, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द सेकंड मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। एड्रेस लिखा, डेट लिखी, और ये सब लिख करके, ठीक है। यहाँ पे और मेंशन कर देना डेट, टाइम, लोकेशन, और यहाँ पे XYZ जो भी सेक्रेटरी, और कॉपी टू द बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल है। ऐसे एजेंडा, एजेंडा देखो क्या है, एजेंडा मतलब वो होता है ऑफिशियल लिस्ट जो कि मीटिंग में होने वाली है। इसमें क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। देखो एग्जांपल से दिखाती हूँ। सबसे पहले तुमने नाम लिखा, एड्रेस लिखा, डेट लिखी, नोटिस, नोटिस में तुमने लिख दिया डेट, टाइम वगैरह। अब एजेंडा क्या है मीटिंग का, देखो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड ऑन 13 Feb, ये चीज़ें सिलेक्ट होंगी, इनको कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा, और वोट फॉर थैंक्स, ठीक है ना। डेट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, जैसे कॉलेज के लिख रहे हो तो एजेंडा क्या है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, गिफ्ट्स रखेंगे उनके लिए, रिफ्रेशमेंट्स रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, उसकी डेट्स होगी, ये सब एजेंडा है। यहाँ पे अपना वो लिख देना, सेक्रेटरी, ये सब, और CC कॉपी टू ऑल मेंबर्स, इंक्लोजर, ये सब चीज़ें। तो बस इतना ही है। मिनट्स, मिनट्स क्या होता है, अब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होता है, मतलब कि मीटिंग में क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ डिस्कस की, कौन कौन प्रेजेंट था, कौन नहीं था, ये सब चीज़ें। इसमें इंपॉर्टेंट होती है स्किल्स, नोट नोट टेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है ना। अब देखो ये बेसिकली 3 टाइप्स में होते हैं वर्बिटेम, वर्ड बाय वर्ड लिखना क्या हुआ, मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशन पूरा मेन कंक्लूजन लिखना, मिनट्स ऑफ नरेशन सिर्फ समरी लिखना, कंसाइज समरी। देखो कैसे लिखता है, अब इसमें नाम लिखा, डेट यहीं पे लिखी, यहाँ नहीं लिखी, फिर बीच में लिखा मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब यहाँ पे तुमने लिखा मिनट्स, ये जो मीटिंग हुई थी इस दिन को, ये प्रेजेंट थे लोग और ये एब्सेंट थे, कि ये चीज़ें डिस्कस हुई,
ठीक है ना, नेक्स्ट मीटिंग की डेट वेट है, ये सब ये थी। और यहाँ अप्रूव हुआ प्रेसिडेंट से, सबमिटेड इसने किया, कब को, इस दिन को। मीटिंग, अब देखो फोकस, 5 तारीख को ये, हाँ 3 तारीख को मीटिंग हुई, 5 तारीख को लिखा है, ठीक है ना। जिस दिन मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखा गया उस दिन मतलब सबमिट किया गया वो ये थी, मतलब जिस दिन अप्रूव हुआ ये वाली। बस ये 2-3 चीज़ें देख लेना, ये रिपीटेड है जो भी ऊपर पढ़ा हमने वही। ओके, सो यूनिट 4, प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजीज। जब तुम प्रेजेंटेशन देती हो तुम्हारा पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन मतलब टू इन्फॉर्म करना, टू एंटरटेन करना, परसुएट करना, मोटिवेट करना, ठीक है ना, परसुएट राजी करना, मोटिवेट करना लोगों को, एंटरटेन करना, ये सब चीज़ें आ जाता है 1-2 नंबर में कभी, ठीक है ना। पर्पस क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है कर लेना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसी यूनिक लैंग्वेज है जिसमें हम वर्ड्स नहीं बोलते हैं बट स्टिल ये एग्जिस्ट करती है। कैसे, और इसके देखो 3 पार्ट्स होंगे, काइनेसिस, प्रॉक्सिमिक्स और क्रोनोमिक्स। काइनेमिक्स इज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स इज ऑल अबाउट स्पेस लैंग्वेज एंड क्रोनोमिक्स इज ऑल अबाउट टाइम लैंग्वेज। Kinesics means physical movement of the body and the study is called kinesics. हम no matter we used to express our feelings, our emotions through our words, but हम ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ वर्ड से बोले, हम अपने बॉडी बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज से बोलते हैं। हम नॉड हेड करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रोकिंग करेंगे, आईज को ब्लिंक करेंगे, तो ये सब चीज़ें, वेविंग अवर हैंड्स, फीचर्स आते हैं। तो लिखना है तुम्हें, ऐसे ही पूरा लिखना, थोड़ा सा लिखते हैं, इसके बाद में फीचर्स लिख लेके आने हैं मेन। पॉइंट याद कर लो, बना बना के तुम भर भर के लिख सकते हो। देखो 6 पॉइंट है। फेस एंड आइज, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि तुम गुस्से में हो, उदास हो, सैड हो। ओके, आइज, आइज में क्या है, आइज से पता चलता है तुमने आँख अपनी ऐसे बड़ी बड़ी खोल रखी है, मतलब तुम शॉक्ड हो, ये सब चीज़ें, सरप्राइज हो। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट से भी पता चलता है तुम्हारी बॉडी में लैंग्वेज से, वही चीज़ जो हमने उसमें पढ़ी थी। बट एक लंबे टाइम, एक लिमिट होनी चाहिए टाइम आई कॉन्टैक्ट की भी, उससे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है। जैसे कि तुम किसी को घूरे जा रहे हो तो एक क्राइम माना जाता है, तो एक हेल्थी आई कॉन्टैक्ट बनाना ज़रूरी होता है अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेटर बनाने के लिए। जेस्चर, जब तुम क्या कर रहे हो तुम, एक सेकेंड, इन द एडिशन ऑफ द फेस एंड द आईज, देखिए जब हम क्या कर रहे होते हैं, द एडिशन ऑफ फेस एंड आईज एंड द बॉडी पार्ट्स मूव इन द कन्वे मीनिंग, दीज मूवमेंट्स आर नॉन एज जेस्चर। हम फिजिकल मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, आर्म्स, लेग्स, हैंड्स, तो जेस्चर कर रहे होते हैं, यही बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है ना। श्रगिंग अवर शोल्डर्स एंड वेविंग अवर हैंड, ये सब बॉडी शेप। बॉडी शेप कुछ ऐसी चीज़ है जो कि गॉड गिफ्टेड है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सभी को अच्छी अच्छी दी हुई है, ठीक है। अब मेंटेन करना अपनी बॉडी को, अपनी मतलब कि जैसे तुम्हें मिला हुआ है उस हिसाब से। अब देखो, एक्टोमॉर्फ मीन्स थिन, एंटोमॉर्फ मीन्स फैट, मीसोमॉर्फ मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड एथलेटिक। ट्राई टू बी मीसोमॉर्फ। पोस्चर, पोस्चर इज समथिंग इन पोस्चर, जैसे कि एक सेकेंड, ठीक है। पोस्चर, पोस्चर ये ज़रूरी होता है इंटरव्यू में, जब आप लोग बैठे हो तो अपना पोस्चर एक अच्छे तरीके से बना के रखना, ताकि आपकी एक पॉजिटिव इमेज जाए इंटरव्यू के सामने। अपीयरेंस, यू आर जस्ट बाय योर अपीयरेंस बिफोर योर वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। जिस फील्ड में आप जाने वाले हो तो अपने आप को वैसे दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है। प्रॉक्सिमिक्स, स्पेस लैंग्वेज होती है, मीन्स क्लोजनेस, ठीक है। इसका मतलब होता है स्पेस अराउंड एंड फिजिकल सराउंडिंग, ठीक है ना। इसका बेसिकल देखो, इट मीन्स अ स्पेशल डिफरेंस बिटवीन पीपल जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक, कितना हमें डिस्टेंस पे बात करना है। सबसे पहले इसके 4 जोन्स होती हैं। इंटीमेट, जब स्पीकर द लिसनर आन बिटवीन द जोन ऑफ विद इन द सर्कल ऑफ 18 इंच, 18 इंच से भी कम का डिस्टेंस होता है, तो उसे इंटीमेट जोन में होता है बेसिकली ये। एंड इसमें क्लोज फ्रेंड्स एंड द फैमिली मेम्बर्स ही आते हैं। पर्सनल जोन, जिसमें हम नॉर्मली बात करते हैं, 18 इंच से 4 फीट तक होता है ये, 4 फीट तक, ठीक है। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन इसमें। सोशल, 4 फीट से आगे 12 फीट तक, फॉर्मल पर्पज के लिए, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें इसी एरिया में होती हैं। पब्लिक, जहाँ तक हम देख सकते हैं, पब्लिक स्पीचेस वगैरह सब चीज़ इसी में होती हैं। देखो क्रोनोमिक्स, टाइम डायमेंशन, जब कोई स्पीकर बोल रहा होता है
उसे विद इन द टाइम बोलना चाहिए, मतलब उसे कंसाइज वे में बोलना चाहिए और टाइम लिमिट के अंदर बोलना चाहिए, ताकि जो लिसनर हैं जो वो बोर ना हो। ठीक है ना? तो यही सब है। इकोनॉमिक्स टाइम डायमेंशन की लैंग्वेज है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूएंसेस और द मेथड्स ऑफ डिलीवरी। तुम जब तुम बोलते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, तो किस तरीके से देते हो, क्या क्या तरीके हैं, मूड्स हैं, मेथड्स हैं। मेमोराइजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, सबसे पहला ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, हैंड रिटन मैटर होता है। ठीक है? और या तो प्रिंटेड मेथड में होगा या लिखा होगा, जैसे भी है। अब उसमें करना क्या है, थोड़ा सा ये एक तुम्हें सुपर पावर चाहिए कि तुम इतना याद कर सकते हो, वर्ड बाय वर्ड मेमोराइज कर सकते हो। वेल एंड गुड, बट इस इट रिक्वायर्स रिहर्सल, बहुत सारी रिहर्सल चाहिए। ठीक है ना? और मतलब कि बार बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, आई और आई प्रैक्टिस आई कांटेक्ट जब तुम बोल रहे हो। ठीक? मतलब एक इंटोनेशन, एक पंचुएशन, हर चीज़ का फोकस करते हुए तुम्हें बोलना है। रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें भी ये थोड़ा सा ये बेटर प्रोसेस है। इसमें तुम क्या करते हो, रीड करते हो, बट पहले से तुम्हें टेक्स्ट से फेमिलियर होना चाहिए, ताकि जब तुम बोलो तब स्टैमर ना करो, फंबल ना कर जाओ। ठीक है ना? अच्छे से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, और पंचुएशन पे, अपने इंटोनेशन पे, हर चीज़ पे फोकस करना है। ये सब चीज़ें वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करनी है। ये जो प्रोसेस है बेसिकली टेक्निकल फील्ड में यूज़ होता है, स्पीचेस में एंड प्रेजेंटेशंस में। ठीक है ना? अब देखो स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स, ये उसी की तरह नोट से पढ़ना। ठीक है ना? आई कांटेक्ट बनाते हुए पढ़ना, इसमें भी रिहर्सल, प्रैक्टिस, आई कांटेक्ट, इंटोनेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। एक्सटेम्परस एंड इम्प्रॉम्प्टू, देखो एक्सटेम्परस इसमें एड ऑन द स्पॉट तुम्हें एक टॉपिक दिया जाएगा, तुम्हें बोलना है उसके बारे में। दैट टॉपिक कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कुछ भी नहीं, फॉर्मल टॉपिक ही होगा एक्सटेम्परस में, एंड इम्प्रॉम्प्टू में इनफॉर्मल होता है। बस यही होता है। एक्स्ट्रा में तो मैं थोड़ी सी पहले से नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि फॉर्मल टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है? तो तुम्हें पहले से जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जरूरी तुम बोल पाओगे। इम्प्रॉम्प्टू में क्या होता है, थोड़ा सा इनफॉर्मल टॉपिक होता है, जैसे कि वाटर बॉटल या कुछ भी, क्लाउड वगैरह कुछ भी तुम बना के लिख सकते हो, बोल सकते हो, मतलब लिख सकते हो। ठीक है ना? यही सब चीज़ें। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैरालिंग्विस्टिक, द फीचर्स ऑफ द पैरालिंग्विस्टिक बता दो, कैसे बताओगे? तो इकोनॉमी याद करनी है, क्यू ए वी स्क्वायर पी फोर, यानी कि क्यू से क्वालिटी, आर्टिकुलेशन, वॉल्यूम, वॉइस मॉड्यूलेशन, पेस, पिच, प्रोनाउंसिएशन, पॉज। ठीक? अब देखो क्वालिटी, सभी की बोलने की जो क्वालिटी होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है, कोई बहुत हर्ष बोलता है, बहुत स्वीट बोलता है, मेलोडीज बोलता है, ये सब। योर वॉइस क्वालिटी इज योर ट्रेडमार्क। ठीक है? वॉल्यूम, वॉइस वो वॉल्यूम इज द लाउडनेस एंड द सॉफ्टनेस ऑफ योर वॉइस। तुम कितना अच्छे से, मतलब सॉफ्ट तरीके से बोलते हो, पर ज़रूरी होता है कि जहाँ पे ज़रूरी है तेज बोलना है, बट कहीं पे धीरे बोलना है, टू मेंटेन योर क्वालिटी, टू मेंटेन योर, ठीक है ना, इमेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही तरीके से बनाना। ओके, पेस एंड द रेट, नंबर ऑफ वर्ड्स यू स्पीक पर मिनट, तुम एक मिनट में कितने वर्ड बोलते हो। जनरली ये जो होता है वेरी करता है 80 से लेकर 250 तक, बट नॉर्मल रेट जो होता है वो 120 से 150 तक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड पेस। ठीक है? प्रॉपर पे पॉज लो, ताकि सामने वाले को समझ में आए। पिच, पिच इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन जब तुम बोल रहे हो। और इट इज़ द राइजिंग एंड द फॉलिंग ऑफ योर वॉइस। तो बेसिकली लड़कियों में थोड़ी ज़्यादा पिच होती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड पिच टू साउंड इफेक्टिव। आर्टिकुलेशन, स्पीकिंग ऑल द साउंड डिस्टिंक्टली, हर वर्ड्स को तरीके से बोलना और अलग अलग करके, जैसे कि आई वॉन्ट टू गो या आई डोंट नो, नहीं, सामने वालों को समझ में आना चाहिए आई वॉन्ट टू गो। प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग ऑल द साउंड्स, उसी की तरह आर्टिकुलेशन की तरह, स्पीकिंग ऑल द साउंड डिस्टिंक्टली विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड। जैसे कि जेस्चर नहीं हो, गेस्चर नहीं होता, जेस्चर होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन मीन्स वी रेगुलेट आवर स्पीच, मतलब देखो, राइजिंग एंड द फॉलिंग ऑफ वॉइस, कहाँ पे राइज करना है, कहाँ पे फॉल करना है। जैसे कि दिस कंपनी प्रोड्यूस 50 कार, तो हमने एम्फेसिस किया दिस पे और 50 कार्स पे। पॉज, पॉज करते हैं, शॉर्ट ब्रेक होते हैं जो कि हम लेते हैं सेंटेंस बोलते हुए। अब ये ज़रूरी होता है, अगर तुम नहीं लोगे तो मतलब तुम फंबल कर जाओगे। ठीक है? एंड बिना इसके भी बताया मैंने, फंबल कर जाओगे। और पॉज लेते हो तो ठीक है, सामने वालों को भी समझ में आता है, बट ये नहीं कि ज़्यादा लंबे पॉज ले लियो।
तो एक बोर हो जाते हैं पब्लिक। कॉन्फिडेंस एंड द क्लैरिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कॉन्फिडेंस एंड द क्लैरिटी, फ्लुएंसी क्यों ज़रूरी होती है पब्लिक स्पीकिंग में, ताकि फोकस ऑन पॉइंट्स पॉइंट्स पढ़ लो, बना के लिख सकते हो तुम, ठीक है ना। फोकस ऑन हेल्पिंग योर ऑडियंस, बी क्लियर एंड कंसाइज, क्रिएट रेलेवेंट कंटेंट। क्लैरिटी की ज़रूरी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पे खड़े हो, एंड ये सब चीज़ें बस, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेप्स इन प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजीज, क्या स्टेप होते हैं स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए प्रेजेंटेशन की? सबसे पहले प्लान, फिर प्रिपरेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर डिलीवरी। फर्स्ट यू हैव टू मेक प्लानिंग, जैसे कि क्या क्या चीज़ें करना है, फाइनलाइजेशन द प्लान, टाइमलाइन बनाना, किसको क्या क्या देना है, ये सब चीज़ें। प्रिपरेशन, प्रिपेयर करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। इसमें अच्छे से तरीके से प्रिपेयर करना है। ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो। एंड डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सही से ड्रेस तरीके से पहनो, जल्दी पहुँचो, मॉडरेटर से मिलो, ये सब चीज़ें। पब्लिक स्पीकिंग से मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो, जैसे इंग्लिश बोलने की, एंड तुम्हारा मैसेज क्लियर होना चाहिए, ये बोले बस, ये इतना वो नहीं है, ठीक ना। यूनिट 5, दैट इज लीडरशिप क्वालिटीज। देखिए इसमें आता है, ये क्वेश्चन आता है कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या क्या, लीडर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहली, साथ लिख देना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। इंटीग्रिटी, तुम्हारा जो लीडर है वो ईमानदार होना चाहिए ताकि लोग उस पर भरोसा कर सकें, ठीक। अगर भरोसा कर पाएंगे ताकि तभी तो एक लीडर की मतलब पहचान सी बनेगी, और आगे वो फैसले ले पाएगा, तो उसी टीम में लोग होंगे। डेलीगेशन, काम बांटना, एक लीडर को काम बांटना आना चाहिए, किस तरीके से कौन मतलब डिजर्व करता है, वो पार्शियलिटी ना करे, वो सही तरीके से काम बांटे, ठीक है ना। कम्युनिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर। जैसे कम्युनिकेट करना ही नहीं आता तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब लोगों को कन्विंस करेगा, तो सबसे ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन। सेल्फ अवेयरनेस, एक लीडर अपने आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर होने चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस उसे पता होनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड, वो थोड़ा सा थैंकफुल नेचर का होना चाहिए, उसे प्लीज़ करना आना चाहिए, उसे कॉम्प्लीमेंट देना आना चाहिए लोगों को। लर्निंग एबिलिटी, एक लर्न करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है ना, नई चीज़ सीखने की। तो जो टीम मेंबर्स हैं वो भी थोड़े से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ अच्छा बंदा है भाई। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस में क्या है भाई, इन्फ्लुएंसर जो आजकल बहुत फेमस है, ठीक है ना, कन्विंस करना। एम्पैथी, एम्पैथी में क्या है, देखो वही चीज़ है एम्पैथी, मतलब यू एटीट्यूड रखना, एक लीडर के पास ये चीज़ होनी चाहिए ताकि वो अपने टीम मेंबर्स को समझ पाए। करेज होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, मतलब कि उसमें मुश्किलों का सामना करना आना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। रिस्पेक्ट, वो करे सबको, ये सब चीज़ें तो देख लेना, साथ लिख लेना जो भी आपको सही लगे। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर लिसनिंग, कॉम्प्लीमेंट देना, टास्क को क्लियरली बांटना, मीटिंग्स को मैनेज करना, ठीक है ना, पॉजिटिव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना। अब देखो स्ट्रेस कैसे हम मैनेज कर सकते हैं एट द वर्क प्लेस, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वालिटीज़ बता दो, 3 4 ही बनते हैं। लीडर की क्वालिटीज़ बता दो, कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सी होती हैं लीडर के लिए, ठीक है, और ये कैसे स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, और एक आएगा आगे 4A, ठीक है, अभी बताती हूँ। तो मैनेज स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज ड्यूरिंग द वर्क प्लेस, इन द वर्क प्लेस। कैसे, सबसे पहले रेगुलर ब्रेक्स लो, ब्रेक नहीं लोगे तो भाई बिना ब्रेक लिए तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, यू आर नॉट अ रोबोट, ठीक। दूसरा, अपने कॉल अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, यानी कि घर का काम कॉलेज नहीं लेके जाना, मतलब ऑफिस में नहीं लेके जाना, एंड ऑफिस का काम घर पर नहीं लेके जाना, ठीक है। थोड़ा सा अपने इन्वामेंट को, अपने कम्युनिकेशन को, दूसरों से बात करना, ठीक है, स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है, अपनी फैमिली मेम्बर से, क्लोज वन से बात करना। तीसरा, कि आप लोग, मतलब तीसरा तो नहीं है, थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी चीज़ें खानी है, स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाता है, ठीक। और अपने अंदर थोड़ा सा एडेप्ट करना, एडेप्ट जैसे कि मेडिटेशन, ये सब चीज़ें करना, ठीक, योगा करना मॉर्निंग में, इससे भी थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज होता है। तो ये सब है, 5 6 7 है।
छः सात लिख देना है थोड़ा है ना। और किस होता है स्ट्रेस कम, ये सब है बता दिया मैं। ओके, 4 एज ही आता है क्वेश्चन 7 मार्क्स में। एप्लीकेशन बता दो 4 एज की मतलब। सबसे पहला 4 ए अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट। ठीक है, जो भी तुम्हारा स्ट्रेस है कोशिश करो कि पहले उसे अवॉइड करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जो लोग वो स्ट्रेस को दे रहे हैं उन्हें कोशिश करो कि अवॉइड करो, चाहे वो बड़ा हो या कोई छोटा बच्चा हो, कोलीग हो, फ्रेंड हो। ट्राई टू अवॉइड इट। ऑल्टर, ऑल्टर में क्या करो, ट्राई टू रिड्यूस दैट स्ट्रेस। कैसे, ज़रूरत है हर जगह हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना भी बोलो। ऐसे जैसे कि आई हैव ओनली 5 मिनट्स टू टॉक। ठीक, तो मतलब सामने वाले को बोल दो, लिमिटेशन हो गई थोड़ी सी, तुम्हारा स्ट्रेस भी रिड्यूस हो गया थोड़ा सा। स्ट्रेस को कट कर देना, रिड्यूस कर देना। तो बस यही है, जहाँ पे तुम अवॉइड नहीं कर सकते वहाँ कोशिश करो कि रिड्यूस कर दो। ये एक्सेप्ट, ये थर्ड मेथड होता है, थर्ड एप्लीकेशन है जिसमें अगर तुम ना तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, सॉरी, ना तुम अवॉइड कर सकते ना ऑल्टर कर सकते, तब तुम एक्सेप्ट करो, भाई यही हमारा जीवन का सत्य है, इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अवॉइड वो कर लो, एक्सेप्ट कर लो। जैसे कि स्टूडेंट्स, बच्चे वरी करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो क्या फ़ायदा है वरी करने से, स्ट्रेस लेने से। तो कोशिश करो कि एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। धीरे धीरे आदत पड़ी जानी है। अडेप्ट, अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई स्ट्रेस जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही ना करे। हेल्दी लाइफस्टाइल जियो एंड अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखो, मेंटेन करके रखो। और मेडिटेशन से थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है, कम्युनिकेशन से स्ट्रेस कम होता है, ये सब चीज़ें। ठीक, ये सब पढ़ लेना पीडीएफ से, दैट इज। एंड थैंक यू सो मच।